आ जाइए सामने। एंटरप्रेन्योरशिप में दो प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे। एक, उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें। दूसरा, उपक्रम के चुनाव में ध्यान देने योग्य बातें। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। पहला, उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला प्रश्न है कि आप किस चीज़ का बिजनेस करेंगे या कौन सा काम करेंगे। दूसरा प्रश्न, किस चीज़ का बिजनेस करेंगे या नहीं। वो प्रश्न है, बिजनेस करने के लिए व्यवसायिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के किस फॉर्मेट को हम चुनेंगे। तो पहला प्रश्न का आंसर देखते हैं हम। बाजार का निर्धारण। जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस करने जा रहे हैं या जिस सर्विस का बिजनेस करने जा रहे हैं उसका मार्केट एनालाइज पहले करेंगे, बाजार का विश्लेषण पहले करेंगे। उसका बाजार में मांग कितना है, मांग लोकल लेवल तक ही है या पूरे स्टेट, पूरे राज्य में है, पूरे देश में है, या उसका एक्सपोर्ट भी हो सकता है, इंटरनेशनल स्तर पर डिमांड है। पहली बात। दूसरी बात कि क्या वो प्रोडक्ट पहले से ही मार्केट में मौजूद है, पहले से ही बहुत सारी कंपनियां उसको लेकर मार्केट में चला रही हैं। अगर ऐसा है तो उसी प्रोडक्ट को मेरे द्वारा लाया जाना टफ होगा, नए व्यवसायी द्वारा लाया जाना टफ होगा, क्योंकि फिर आपको बहुत सारे मुद्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आप उस प्रोडक्ट को बाज़ार में ला सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट पहले से बाज़ार में नहीं है, यानी पूरा बाज़ार खाली है, तो आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करना सबसे आसान है। तो बाज़ार का निर्धारण पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी, यानी जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का हम कारोबार करने जा रहे हैं, जिस सेवा को हम अपनाने जा रहे हैं, वो लोगों के काम लायक है या नहीं, लोगों के लिए प्रैक्टिकल है या नहीं, लोग उसका यूज़ करेंगे, उसका कंजम्पशन करेंगे या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं कि लोगों के किसी काम का प्रोडक्ट नहीं, लोगों की उपयोगिता उससे पूरी नहीं होती। इस बात का भी अध्ययन करना पड़ेगा। कहीं लोगों के काम लायक नहीं है या लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, लोगों की किसी उपयोगिता को पूरा नहीं करता है, तो ऐसे प्रोडक्ट में हाथ लगाना अक्लमंदी नहीं है। उत्पादन लागत, तीसरा पॉइंट हमको कंसीडर करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट, ये बहुत बड़ा फैक्टर है उत्पाद का चुनाव करते समय, सेवा का चुनाव करते समय। उत्पादन लागत ही पूरे मार्केट को डिटरमाइन करता है, बाजार का निर्धारण करता है कि आप बाजार में आपका कितनी सहभागिता होगी, कितना आप टिक पाइएगा। उत्पादन लागत यदि बहुत हाई है, यानी एक आम आदमी के पॉकेट से बाहर का चीज़ है, बजट से बाहर का चीज़ है, तो फिर वैसे सामान का उत्पादन करना, उससे सामान का कारोबार करना बेकार है। उत्पादन लागत इतनी होनी चाहिए कि आम आदमी उसको बियर कर सके, आम आदमी के पॉकेट के लायक हो, उसके बजट में आ सके। प्लस ये भी देखना होता है कि इस प्रोडक्ट को हम लेकर आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट यदि पहले से मार्केट में मौजूद है और उससे ज़्यादा हमारा उत्पादन लागत आ जा रहा है, तो फिर हमारे प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा, प्रोडक्ट के ग्राहक नहीं मिलेंगे। तो इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा कि पहले की कंपनियां जितने मूल्य पे इसको बेच रही हैं, उससे ज़्यादा हमारा मूल्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे कम ही होना चाहिए, उससे क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। तो उत्पादन लागत कभी भी आम आदमी के, कस्टमर के बजट में होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद सकें, आपके सर्विस को ले सकें। प्रतियोगिता, चौथा पॉइंट है कंपटीशन, प्रतियोगिता। हम जिस प्रोडक्ट का कारोबार करने जा रहे हैं या जिस सर्विस का कारोबार करने जा रहे हैं, उसमें कितना कंपटीशन है।
यदि कंपटीशन नहीं है या बहुत कम है, इसका मतलब हमारे लिए पूरा फील्ड खाली है, पूरा बाजार खाली है, हम आसानी से बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यदि कंपटीशन ज़्यादा है, यदि हमारे कंपटीटर बहुत अधिक हैं, तो उनका सामना करना पड़ेगा। उनका सामना हम कैसे करें कि हम बाजार में टिके रहें और उनसे आगे भी बढ़ पाएँ, इसका भी अध्ययन हमें करना पड़ेगा। बाजार में टिके रहें और हम उनसे ज़्यादा बिक्री कर पाएँ, उनसे आगे बढ़ पाएँ। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारा कॉस्ट को अपना मिनिमाइज करें, उत्पादन लागत को कम से कम करें और क्वालिटी को सुधारें। जब हमारी क्वालिटी बेहतर होगी, औरों से उत्पादन लागत कम आएगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस भी और कंपनियों के प्रोडक्ट से कम होगा, तब हम जाकर बाजार में टिकेंगे और हमारे ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। तो कंपटीशन पर भी ध्यान देना पड़ता है। कच्चे माल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हम जिस प्रोडक्ट को तैयार करेंगे उसका कच्चा माल क्या आसानी से उपलब्ध हो पाएगा, क्या निरंतर लगातार हमें मिल पाएगा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, क्या वो अपने देश में उपलब्ध है, अपने राज्य में उपलब्ध है, या हमें विदेशों से मंगाना पड़ेगा। इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। अगर आसानी से उपलब्ध है, सालों भर उपलब्ध है, अपने देश में, अपने राज्य में उपलब्ध है, तब तो उस प्रोडक्ट को अपनाना बेहतर होगा। लेकिन यदि विदेशों से हमें आयात करना पड़ेगा उस रॉ मटेरियल को, या सालों भर नहीं मिल सकता है, सीजनल मिल सकता है रॉ मटेरियल, तो फिर हमें काफ़ी सोच विचार कर उस प्रोडक्ट को अपनाना चाहिए, उस प्रोडक्ट का चुनाव करना चाहिए। तकनीकी पहलू, टेक्निकल एस्पेक्ट। जिस प्रोडक्ट का हम मैन्युफैक्चर करेंगे उसके लिए कौन कौन सी प्लांट मशीनरी चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, किस तरह का टेक्नोलॉजी चाहिए, वो मशीनरी या टेक्नोलॉजी अपने देश में मौजूद है या हमें विदेशों से आयात करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसको चलाने के लिए हमारे यहाँ कर्मचारी उतने योग्य हैं कि नहीं, वे कर्मचारी हमें आसानी से मिल पाएंगे या नहीं, या हमें विदेशों से कर्मचारियों को मंगाना पड़ेगा। जिस कंपनी से हम टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, उसके कर्मचारियों को हायर करना पड़ेगा, अपने यहाँ रखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उस तकनीक को, मशीन को, टेक्नोलॉजी को चलाने वाले लोग नहीं हैं अपने यहाँ, या मुश्किल से मिल रहे हैं, तो पता चलेगा कि हम तकनीक के जंजाल में ही फंस कर रह गए, हम प्रोडक्शन सही ढंग से नहीं कर पाए और तकनीक के, टेक्नोलॉजी के जंजाल में फंस कर रहे। लाभ की संभावना, प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी बिजनेस में, किसी प्रोडक्ट का बिजनेस में या सर्विस के बिजनेस में। जब लाभ नहीं होगा तो कोई व्यक्ति उस काम को क्यों करेगा। हाँ, अब ये है कि कुछ कारोबार, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें तुरंत लाभ होना शुरू हो जाता है, लाभ मिलना शुरू हो जाता है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें शुरू में बहुत कम लाभ मिलता है स्टार्टिंग में, या स्टार्टिंग में हमें ब्रेक इवन पॉइंट पर अपना माल बेचना पड़ता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, यानी केवल लागत हमें मिल जाए उसी माल बेचना पड़ता है, इस उम्मीद पर कि भविष्य में जब मार्केट में रफ्तार हमारे प्रोडक्ट का पकड़ेगा तब हमें लाभ होगा। और अक्लमंद एंटरप्रेन्योर वही है जो शुरू में लागत भी मिल जाए तो कारोबार को जारी रखे, भविष्य पर नज़र टिकाए रखे और अपना कारोबार को आगे बढ़ाए। ये प्रोडक्ट का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है उपक्रम का चुनाव, यानी ये जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो व्यवसायिक संगठन के किस रूप में बनाएंगे। व्यवसायिक संगठन के कई रूप होते हैं, जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस, जैसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कई प्रकार होते हैं बिजनेस फॉर्मेट के या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, व्यवसायिक संगठन के।
अब इसमें से किसको हमें चुनना है, यह हमारी योग्यता, हमारे सामर्थ्य पर डिपेंड करता है कि हम किस लायक योग्य हैं, हमारा कितना सामर्थ्य है, यानी कितना हमारे पास अपना फंड है, अपनी पूंजी पैसा। इसी से संबंधित ये प्रश्न है कि उपक्रम का चुनाव करते समय व्यवसायिक संगठन के किस प्रारूप को हम चुने, इसका एक क्वेश्चन। चुनते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें 9 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है स्थापना में आसानी, इजी फॉर्मेशन। यदि हम चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय बहुत ही आसानी से स्थापित हो जाए, तुरंत चलाने लगे, तो इसके लिए सबसे बेहतर एकाकी व्यवसाय, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा, सोल ट्रेडिंग होगा। क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस की स्थापना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उसमें कई लोग होते हैं, कई पार्टनर होते हैं और सबको अपना कंसेंट देना पड़ता है, उसमें समय लगता है। कंपनी बिजनेस की का भी फॉर्मेशन बड़ा जटिल है और टाइम टेकिंग है। तो स्थापना में आसानी, सबसे आसान एकाकी व्यवसाय यानी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। व्यवसायिक क्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मतलब हमारा बिजनेस किस तरह का है, हमारा बिजनेस केवल लोकल लेवल का है या उसका क्षेत्र स्टेट लेवल तक फैलेगा, या पूरे देश में हमारा प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगा, या इंटरनेशनल लेवल पर उसका डिमांड होगा। इसके अनुसार भी हमें उपक्रम का चुनाव करना पड़ता है। करते समय इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। यदि लोकल लेवल का ही हमारा कारोबार, ऐसा कारोबार है कि जो लोकल लेवल में ही खत्म हो जाएगा, लोकल लेवल से आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो फिर वहाँ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को चुनना बेहतर है। यदि कारोबार का एरिया थोड़ा बड़ा है, कारोबार हमारा ऐसा है जो पूरे राज्य में, पूरे देश में जाएगा, तो फिर पार्टनरशिप या कंपनी बिजनेस को कंपनी रूप में चुनना बेहतर होगा। अब आते हैं तीसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष नियंत्रण, डायरेक्ट कंट्रोल। कंपनी व्यवसाय में बहुत सारे शेयर होल्डर, डायरेक्टर होते हैं, अतः उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, एक आदमी का कंट्रोल संभव नहीं है। पार्टनरशिप में भी कई पार्टनर्स होते हैं, उसमें भी किसी एक का कंट्रोल संभव नहीं है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी कई मेंबर्स होते हैं, वहाँ भी एक का कंट्रोल संभव नहीं है। एक का कंट्रोल, प्रत्यक्ष नियंत्रण यदि करना है तो सबसे बेहतर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा, एकाकी व्यवसाय होगा, सोल ट्रेडिंग होगा, उसको हम चुने। उस पर एक आदमी का स्वामित्व होता है, ओनरशिप होता है, एक आदमी का पूरा पूरा कंट्रोल होता है। परिचालन का क्षेत्र, एरिया ऑफ ऑपरेशन, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो या हमारे सर्विस है वो कितना बड़ा है, कहाँ तक बिकेगा, लोकल लेवल पर बिकेगा, पूरे देश में बिकेगा, या इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका व्यापार कारोबार होगा। इसके अनुसार हमें बिजनेस फॉर्मेट को चुनना होता है। यदि परिचालन का क्षेत्र बहुत छोटा है तो एकाकी व्यवसाय को चुनना बेहतर होगा। यदि परिचालन का क्षेत्र उससे कुछ बड़ा है तो पार्टनरशिप बिजनेस को चुनिए। यदि परिचालन का क्षेत्र पूरे देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो फिर कंपनी बिजनेस को चुनना बेहतर होगा। पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, हम व्यवसायिक संगठन के किस प्रारूप को चुने, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने साधन हैं, हमारे पास कितनी अपना पैसा कितना है। यदि हमारे पास कम पैसा है या हम कम पैसों का इंतजाम कर सकते हैं तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का चुनाव सबसे बेहतर है। यदि हम ज़्यादा पैसे का इंतजाम कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा कारोबार भी कर सकते हैं, यानी हमारा जो कैपिटल का फंड है वो विशाल है, बड़ा है, तो फिर हम कंपनी पार्टनरशिप या कंपनी फॉर्मेट का चुनाव कर सकते हैं। गोपनीयता, सीक्रेसी, जहाँ तक गोपनीयता का सवाल है, कंपनी व्यवसाय में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में या पार्टनरशिप बिजनेस में गोपनीयता बनाए रखना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ एक से अधिक लोग होते हैं। गोपनीयता बनाए रखने की पहली शर्त यही है
कि जब तक कोई बात किसी एक ही व्यक्ति तक सीमित रहे वो गोपनीय रहता है। एक से अधिक व्यक्तियों के पास वो बात गया तो गोपनीयता भंग हो जाती है। तो इस लिहाज से हम देखें तो एकाकी व्यवसाय का चुनाव करना बेहतर होगा यदि गोपनीयता मेंटेन करना हम चाहते हैं। 7वां पॉइंट, स्थायित्व और निरंतरता, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। स्थायित्व निरंतरता का सवाल जहाँ पर है, इस पॉइंट को हमें हर बिजनेस फॉर्मेट पर की कसौटी पर कसना होगा। एकाकी व्यवसाय का स्थायित्व वही व्यवसायी के लाइफ से जुड़ा होता है। एकाकी व्यवसाय का जीवन व्यवसायी के जीवन से जुड़ा होता है। व्यवसाय नहीं तो व्यवसाय खत्म। अब व्यवसायी के घर वाले या उसके जो उत्तराधिकारी हैं तो इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे उस पर डिपेंड करता है। कंटिन्यू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। पार्टनरशिप बिजनेस का सवाल है, उसमें भी स्थायित्व निरंतरता बहुत कम होती है क्योंकि साझेदारों विवाद होते रहता है और कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस को बंद किया जा सकता है। अतः स्थायित्व और निरंतरता का जहाँ तक सवाल है, इसके लिए कंपनी बिजनेस सबसे बेहतर माना जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस व्यवसाय परमानेंट चले, कंटिन्यू चले, स्टेबल रहे, तो कंपनी व्यवसायिक संगठन के कंपनी प्रारूप को चुन लें, क्योंकि इसमें सदस्यों के आने जाने, सदस्यों की मृत्यु होने, सदस्यों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, संस्था निरंतर चलती रहती है। यानी कंपनी बिजनेस में ही सबसे अधिक स्थायित्व निरंतरता पाई जाती है। तो अगर हम स्थायित्व निरंतरता चाहते हैं तो कंपनी व्यवसाय को चुनें। सरकारी नियम एवं औपचारिकताएं। एकाकी व्यवसाय में सबसे कम सरकारी नियम होते हैं, औपचारिकताएं होती है उसकी स्थापना में या नहीं होती हैं या मिनिमम होती हैं। साझेदारी व्यवसाय में भी कम से कम होती हैं, लेकिन कंपनी में सरकारी नियमन, गवर्नमेंट रेगुलेशन और गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा होती हैं। इससे कंपनी का नाम अलॉट कराना है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, उसका मेमोरेंडम आर्टिकल तैयार करना है, उसके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराना है, उसके प्रोडक्ट को रजिस्टर कराना है। ऐसे कंपनी के पूरे जीवन काल में हर कदम कदम पर सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी नियमन, यानी कंपनी का पूरा काम कंपनी प्रावधानों के, कंपनी एक्ट के अधीन होता है। सबसे ज़्यादा सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी नियम, कानून, औपचारिकताएं कंपनी बिजनेस पर ही लागू होते हैं। अतः यदि हम चाहते हैं कि सरकारी नियमन एवं औपचारिकताओं के झंझट में न पड़े तो एकाकी व्यवसाय का चुनाव सबसे बेहतर है। लेकिन एकाकी व्यवसाय की एक सीमा होती है, लिमिटेशन होता है। छोटे व्यवसाय के लिए ही से उपयुक्त माना जाता है। यदि हमारे कारोबार का साइज बड़ा है, इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का है, तो वहाँ हो सकता है हमें कंपनी बिजनेस को चुनना पड़े। उपक्रम का आरंभ। इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर कर लेने के बाद तब हम बिजनेस की स्थापना करना, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, स्थापना की शुरुआत करते हैं। इसके लिए मटेरियल की व्यवस्था, रॉ मटेरियल की व्यवस्था करना, मैन पावर की व्यवस्था करना, कैपिटल की व्यवस्था करना, मकान की व्यवस्था करना, प्लांट मशीन की व्यवस्था करना, यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम रिसोर्सेज की व्यवस्था करते हैं और अपना उपक्रम एंटरप्राइज यानी संस्था की शुरुआत करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद हम लोग अब अकाउंटेंसी पढ़ेंगे।